वाली स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होगी इसकी। HCl के HCl के क्या होगा, पंजेंट स्मेल होगी इसकी, इसकी पंजेंट स्मेल होगी। Cl- था, F- लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। Cl- में कंसंट्रेटेड को पास किया तो HCl गैस मिलेगी, पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, पंजेंट स्मेलिंग गैस। तो ये तुम्हें ध्यान, और कलरलेस वेपर्स होंगे इसके, कलरलेस वेपर्स होंगे इसके। अच्छा, इसके बाद Br, और ये फिर हमने Br- लिया। Br- भी स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, इसलिए ज्यादा अच्छा एसिड यूज करना पड़ेगा, जैसे कंसंट्रेटेड SO4। कंसंट्रेटेड SO4 यूज करेंगे तो HBr मिल जाएगा। अब इस केस में ध्यान रखना, Br- जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी कर जाता है, और कंसंट्रेटेड SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इसलिए HBr तो मिलता ही है, साथ में Br2 भी मिलता है, और कंसंट्रेटेड SO4 SO2 गैस में रिड्यूस भी हो जाएगा, SO2 गैस में रिड्यूस भी हो जाएगा। तो तीन गैसेस मिलती हैं ये मिला जब कंसंट्रेटेड H2O4 एसिड का काम कर रहा है, जब कंसंट्रेटेड H2O4 एसिड का काम कर रहा है, और जब ये मिला जब कंसंट्रेटेड H2O4 किस काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, इसलिए हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl नहीं यूज कर सकते, और ये तो कंसंट्रेटेड H2O4 रिड्यूस होकर SO2 गैस देगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। और अगर हम MnO2 को लेके आ जाएंगे सामने, अगर हम MnO2 को लेके आ जाएंगे, MnO2 को अगर हम इस रिएक्शन में ऐड कर देते हैं, अगर हम MnO2 को इधर ऐड कर देते हैं, तो जो फ्यूम्स है Br2 के रेडिश ब्राउन कलर के, जो फ्यूम्स है इसके रेडिश ब्राउन कलर के, रेडिश ब्राउन गैस जो है, इसके फ्यूम्स हो जाते हैं इंटेंसिफाई, क्योंकि MnO2 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये भी क्या करेगा, Br- को Br2 में। तो ऑन एडिशन ऑफ MnO2 फ्यूम्स, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इंटेंसिटी विल इंक्रीज, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाए। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस है, PbO2 भी डाल सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। इसमें MnO2 डाला मैंने, PbO2 डाल सकता हूँ, H2O2 डाल सकता हूँ, कंसंट्रेटेड SO4 मैंने डाला, ये कंसंट्रेटेड HNO3 डाल सकता हूँ। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मैं एक बार लिस्ट भी दे दूंगा तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनको देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इतना यहाँ तक ध्यान समझ आ गया कि नहीं ये। Cl- के लिए बता दिया मैंने, Br- के लिए बता दिया। Br- के लिए कंसंट्रेटेड H2O4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर रहा है और एसिड का काम भी कर रहा है। ऐसे ही अगर I- आएगा, I-, इसमें अगर कंसंट्रेटेड SO4 डालेंगे तो इधर तो I- और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो I- जाएगा I2 में, और कंसंट्रेटेड SO4 एक अच्छा एसिड भी है तो HI भी बनाएगा, और साथ में SO2 गैस, सेम चीज भी है जो Br2 के साथ में, I2 के वेपर्स, HI और SO2 गैस, ये मिलेगा सारा, ये सब मिल जाएगा इसके अंदर। और I2 के भी रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं, I2 के भी क्या है, रेडिश ब्राउन वेपर्स। इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आगे मैं बताऊंगा तुम्हें लेयर टेस्ट टाइप की चीजें, लेयर टेस्ट होता है ना, वो तुम्हें पढ़ा भी होगा लास्ट ईयर क्वालिटेटिव के अंदर। और I2 जो है स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये I2 के रेडिश ब्राउन वेपर्स हैं KI के सोल्यूशन के अंदर। अगर हम इसको KI डाल देंगे ना एक्सेस में, KI एक्सेस में डाल देंगे, तो I2 जो है डिजोल्व कर जाएगा KI के अंदर, फॉर्मिंग KI3 की येलो सोल्यूशन होती है। मैंने तुम्हें बताया हुआ है रेडिश ब्राउन या येलो, दोनों को लगभग एक जैसा मानना हमेशा, ये सॉल्यूबल है, ये सॉल्यूबल है, येलो सोल्यूशन, येलो सोल्यूशन है। तो ये चीज ध्यान रखिए इसके अंदर। और नेक्स्ट अब है Cl- हो गया, Br- हो गया, I- हो गया। अब उसके बाद नाइट्रेट, ऑक्जिलेट और बोरेट। नाइट्रेट, F- मैं लास्ट टाइम क्लास में बता चुका हूँ, ना F- लास्ट टाइम क्लास में बता चुका हूँ। नेक्स्ट अब है नाइट्रेट। नाइट्रेट ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, HNO3 का एनायन है ये, इसलिए इसके अंदर भी कंसंट्रेटेड H2O डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2O। इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2O डालेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, NO2 गैस, रेडिश ब्राउन ये भी गैस होती है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन गैस है। बस एक थोड़ा सा टेस्ट इसके लिए लगता है, जैसे मैंने Br- में MnO2 डाला तो फ्यूम्स इंटेंसिफाई हो गया, इधर मैं अगर MnO2 डालूंगा तो फ्यूम्स इंटेंसिफाई नहीं होंगे, फ्यूम्स इंटेंसिफाई नहीं होंगे, समझ गए कि नहीं, ये फ्यूम्स इसमें इंटेंसिफाई यानी ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा, ये NO2 में रिड्यूस नहीं हो पाएगा, N की स्टेट +5 से +4 में नहीं जा पाएगी, फ्यूम्स विल नॉट इंटेंसिफाई। बट इन केस ऑफ Br- फ्यूम्स विल इंटेंसिफाई, फ्यूम्स क्या कर जाएंगे, इंटेंसिफाई कर जाएंगे। तो ये चीज के अंदर ध्यान रखना है। ये भी रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, ये भी क्या है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। इसको भी बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जैसे ही मैंने इसके अंदर कंसंट्रेटेड SO4 डाला तो ये अपना H+ इसको दे देगा, तो HNO3 बन गया। HNO3 हल्का सा हीटअप होके N2 हमें दे देगा, ये तुम्हें मैंने बताया ऑक्सो एसिड्स के अंदर, 2 HNO3 लो, वाटर बाहर निकाल दो, N2O5 मिल जाएगा। और N2O5 जो है
N2O5 ये अपने आप ही टूट करके क्या दे देगा, NO2 गैस, NO2 गैस दे देगा, सही ना। ये क्या दे देगा, NO2 गैस, साथ में O2, साथ में दे देगा O2। इधर HNO3 को जब हीट किया 2 मोल्स लेकर के, तो N2O5 प्लस H2 मिला था। N2O5 जो है ये अपने आप ही टूट करके NO2 और O2 दे देगा, तो NO2 गैस यहाँ पे भी मिल जाएगी रेडिश ब्राउन कलर की, सही ना, रेडिश ब्राउन कलर की NO2 गैस यहाँ पे भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सिलेट आयंस। ऑक्सिलेट आयंस C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सिलेट आयंस है, इसमें डाला मैंने कंसंट्रेटेड H2O4। कंसंट्रेटेड H2O डालेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, पहले इसमें मैं डायरेक्ट बताता हूँ, CO प्लस CO2 आएगा। ऑक्सिलेट आयंस कभी भी होंगे तो CO प्लस CO2 आता है 99% केसेस में, पता Na प्लस आ जाए, K प्लस आ जाए, क्योंकि इनके ऑक्सिलेट स्टेबल होते हैं। जैसे कंसंट्रेटेड H2O डाला इसके अंदर, तो ये भी इसको H प्लस दे देगा इनको, और ये आ जाएगा H2C2O4, सही ना, H2C2O4 ये आएगा H2C2O4, और ये हीट अप होके देगा CO, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, पॉइजनस गैस होती है, CO2 और साथ में H2, साथ में H2। और CO के बारे में सबको पता होगा, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, पता है ना ये। CO कलरलेस गैस है, बट बर्न्स विद, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, नोट कर लेंगे। कर लिया नोट। कर लिए सर। हाँ, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ठीक है, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, इनसॉल्युबल होती है पानी के अंदर ये, और ये न्यूट्रल होती है, पता है ना, न्यूट्रल ऑक्साइड है ये। और कौन सी दो न्यूट्रल है, सर NO2। N2O और सर NO, लाफिंग गैस। NO2 नहीं है। सर N2O। हाँ, हाँ, लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और NO, वो दोनों न्यूट्रल है। अब हमने डिस्कस कर लिया F माइनस, यानी हेलाइड डिस्कस कर लिए सारे, नाइट्रेट डिस्कस कर लिया, ऑक्सिलेट डिस्कस कर लिया, एक और कौन सा था, बोरेट आयन, एक बोरेट आयन और रह गया, बोरेट आयन और देखेंगे, बोरेट आयन BO3 3 नेगेटिव, इसमें डाल दिया कंसंट्रेटेड H2O4, ठीक है ना, ये डालेंगे इसके अंदर तो आ जाएगा इससे H3BO3, H3BO3 बोरिक एसिड, बोरिक एसिड भी वोलेटाइल है। फिर इसके, और बोरिक एसिड के लिए बस ये ध्यान रख लेंगे, इसमें जैसे ही हम इथेनॉल डालेंगे या मिथेनॉल डालेंगे, तो ग्रीन एज्ड फ्लेम, फ्लेम को ये ग्रीन एज दे देगा, फ्लेम फ्लेम के अंदर क्या कर देगा, एज जो होंगे, एजेस जो होंगे ना फ्लेम के, उसको ग्रीन कर देगा। BOC2H5, जैसे बोरिक एसिड क्या है, BOH होल थ्राइस, OH हट करके OC2H5 लग जाएगा, OH हट करके OC2H5 लग जाएगा, तो BOC2H5 होल थ्राइस, OC2H5 होल थ्राइस, बर्न्स विद ग्रीन एज्ड फ्लेम, है ना। जो फ्लेम होगी, अगर हम इस बोरिक एसिड को पास लेके आएंगे इथेनॉल के साथ, तो वो ग्रीन एज की फ्लेम दे देगा, है ना, ग्रीन एज की फ्लेम दे देगा, बर्न्स विद, सर ग्रीन एज फिल्म मतलब? मतलब जो जैसे फ्लेम होगी ना पूरी, ये फ्लेम है तो इसकी एजेस जो होंगी ना, सिर्फ एजेस, ये ग्रीन होंगी, साइड्स। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब आउटलाइन ग्रीन आएगा। हाँ, आउटलाइन, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीन एज्ड फ्लेम। तो ये अभी हमने क्या किया है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन किया है, अभी कंफर्मेटरी नहीं किया। हर एक आयन की डिटेल अलग है, हर एक आयन की डिटेल, सही ना। तो ये बता दिया मैंने, विद कंसंट्रेटेड H2O4 वोलेटाइल प्रोडक्ट्स मिलते हैं किसके लिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस होंगे, जनरली जब स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन होंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2O4 यूज करेंगे, which can act as oxidizing as well as strong acid। नेक्स्ट नोट करेंगे, क्लास बी में क्या देते थे, क्लास बी में क्या देते थे, नॉन वोलेटाइल। है ना कि नहीं। हाँ, विच गिव्स नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड, विच गिव्स नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आयन थे, ध्यान है, एक तो था तो सल्फेट आयन, प्रेसिपिटेटेड डॉक्स था। हाँ सल्फेट था, हाँ रिएक्शन थी प्रेसिपिटेशन और रिडॉक्स, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी, और रिडॉक्स रिएक्शन थी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सल्फेट आयन था,
PO4 3 नेगेटिव था, ASOS हाँ 3 PO4 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव था, ASO4 3 ASO नेगेटिव, ASO3 नेगेटिव, हाँ आर्सिनाइट, आर्सेनेट। मेनली हमें ये दो करने हैं। जैसे सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में? मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन क्या है इसकी? इसके अंदर डाल दो तुम Pb2+, Ba2+। ये तुम्हें याद भी होगा सबको। सल्फेट के लिए कौन प्रेसिपिटेट बनाता था? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था। कौन बनाता था प्रेसिपिटेट? PbSO4 व्हाइट कलर का। सल्फेट देखकर हो गए सारे बाराती पागल, नहीं याद आया? BSO4 भी व्हाइट, यस यस है ना? देख कर हो गए। HgSO4 तो ऐसे ही, HgSO4 एग्जिस्ट नहीं करता, ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिया है। और इसके अलावा हो गए सारे SrSO4। SrSO4 भी व्हाइट होगा। दो ज्यादातर यूज करते हैं, दो इजीली अवेलेबल होते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं, PbSO4 और BSO4 सल्फेट के लिए। तो ये दोनों क्या है इसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और Ba2+ तो मोस्ट कॉमनली यूज होगा। BaCl2 में H2SO4 डाला तो आ गया BSO4 का व्हाइट पीपीटी, है ना? BSO4 का क्या आ गया? व्हाइट पीपीटी। एक ये। और PO4 3 नेगेटिव के लिए टेस्ट किसी को याद है? लास्ट टाइम कराया था मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। PO4 3 नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट, कैनरी येलो, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट, नहीं याद? अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट। नीट में भी आया हुआ है, IIT मेंस में भी आया हुआ है। NH4 होल्ड ट्वाइस MOO4, याद आ गया कि नहीं? ये NH4 होल्ड ट्वाइस MOO4 मॉलिब्डेनम क्रोमियम पे ग्रुप का स्टेट +6 है यहाँ पे, प्लस HNO3। तो क्या मिलता था इससे? NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12MOO3। कुछ याद आया? कैनरी येलो प्रेसिपिटेट। कैनरी क्यों बोला? कैनरी बर्ड होती है येलो कलर की, फाउंड इन यूएसए, यूएसए में मिलती है बर्ड, उसी कलर का आता है ये प्रेसिपिटेट, कैनरी येलो पीपीटी। और मैंने तुम्हें कहा था कि आर्सेनिक के लिए भी ये सेम कलर आएगा। आर्सेनिक के लिए पेपर में आर्सेनिक का पूछ लिया था। पेपर में किसके बारे में पूछ लिया था? आर्सेनिक के बारे में। पेपर में पूछ लिया था किसके बारे में? आर्सेनिक के बारे में। तो सेम चीज आंसर आएगा उसमें, सेम आंसर आएगा, बस सबको इकट्ठा करके लिखा हुआ था, सबको इकट्ठा करके लिखा हुआ था। NH4 होल्थराइज PO4 है ना, उसमें NH4 होल्थराइज ASO4 आएगा, NH4 होल्थराइज ASO4 आएगा डॉट 12MOO3। ये इन सबको इकट्ठा करके लिखा हुआ था, बस ये दिक्कत करती थी। तो वो कोई पहचान नहीं पाया था कि येलो प्रेसिपिटेट इसका भी होता है, येलो प्रेसिपिटेट इसका भी होता है, ये कोई पहचान नहीं पाया था उसमें। एक तो अगर तुम्हें याद हो उसका कलर प्रेसिपिटेट कौन सा था? K3CONO2 होल 6। याद है किसी को कि नहीं? IIT में जब आया था ये भी ऑप्शन था एडवांस में, K3CONO2 होल 6। याद है किसी को कि नहीं? ये इस सॉल्ट का एक नाम भी बताया था मैंने, येलो पीपीटी था ये, फिशर सॉल्ट, नहीं याद आया? COCl2 में क्या डालते थे? KNO2। COCl2 के अंदर KNO2 डालो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, मीडियम एसिडिक यानी, तो ये बनता था K3CONO2 6 फिशर सॉल्ट। नहीं याद आ रहा? मुकुल, यस सर। नहीं ध्यान आया बिल्कुल भी? सर ध्यान में नहीं आ रहा होगा। ये कराया हुआ है मैंने, ये भी जो कराया था ना, बेसिक रेडिकल्स का सेपरेशन जब कराया था, बेसिक रेडिकल्स का सेपरेशन जब कराया था तब कराया था मैंने ये। समझ गया कि नहीं? ये चलो कुछ नहीं होता। ये हाँ सर। यहाँ तक हो गया हमारा ये। हाँ, ये मैंने क्या बता दिया? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये क्या थी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये जरूर याद था, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, कैनरी येलो वाली। कैनरी येलो वाली मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। स्ट्रक्चर भी कलर भी सब याद करना है इसका, स्ट्रक्चर कलर भी तो सब याद करना है इसका। NH4 थ्राइस PO4 डॉट 12MOO3, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। इसको बहुत ढंग से करना, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ये जो स्ट्रक्चर है कैनरी येलो प्रेसिपिटेट, कैनरी एक बर्ड है विच इज फाउंड जनरली इन यूएसए, उसी कलर का प्रेसिपिटेट आता है, कैनरी येलो बोलते हैं इसको। इसकी ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक टेस्ट और था फॉस्फेटाइन के लिए, याद है किसी को? Mg2+ डालते थे NH4OH के प्रेजेंस में, PO4 3 नेगेटिव, Mg2+ डालते थे, Mg2+
प्लस NH4OH, तो बनता था MgNH4PO4 MgNH4PO4 व्हाइट पीपीटी बनता था। इसको हीट करते थे तो क्या आता था? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7 व्हाइट रेसिड्यू। ये भी इसी का टेस्ट है। दोनों इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ नीट के। Mg2P2O7 आता है, साथ में अमोनिया गैस बाहर निकलती है, साथ में अमोनिया गैस बाहर निकलेगी। समझ गए कि नहीं है? यस सर। फिर आती है इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन। फिर आती है इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जैसे डाइक्रोमेट आयंस है, जो एसिड के साथ रेडॉक्स रिएक्शन दे, यानी नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट। इसमें मैंने तुमको बताया था 4 चीजें पढ़ेंगे हम। एक तो डाइक्रोमेट आयंस, एक पढ़ेंगे परमैंगनेट आयंस। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट। परमैंगनेट आयंस, ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसकी तो बहुत सारी रिएक्शन है डीएनएफ ब्लॉक के अंदर। और लास्ट ईयर रेडॉक्स में सबको मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर याद हो तुम्हें। डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के होते हैं। डाइक्रोमेट आयंस कौन से कलर के हैं? ऑरेंज कलर के। और ये कन्वर्ट हो जाते हैं Cr3+ के अंदर। 2Cr3+ में कौन सा कलर? परमैंगनेट आयन पर्पल कलर के या वायलेट कलर के। और कन्वर्ट किस में होते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन शो करेगा। परमैंगनेट आयन पर्पल कलर के, ये किस में कन्वर्ट होंगे? सर Mn2+। Mn2+ के अंदर। और कलर क्या होता है? सर ये कलरलेस। ग्रीन कलर के इधर। हाँ, ये कलरलेस। ये ग्रीन कलर के ऊपर ग्रीन कलर, ये ऊपर ग्रीन कलर, और नीचे आएगा कलरलेस या बहुत ही लाइट पिंक, बफ कलर कहते हैं, लाइट पिंक। इसकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, डिटेल में करेंगे इसको तो, इसलिए इस पे अभी सर अभी ध्यान नहीं देना। ऐसे क्रोमेट आयन होंगे ना, हालांकि ये यूज बहुत कम होंगे, येलो कलर के होते हैं, और ये भी कन्वर्ट होते हैं Cr3+ के अंदर। तो ये तो रेडॉक्स रिएक्शन बहुत जगह पढ़नी है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं अभी इसको। है ना, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत सारी पढ़नी है। और क्रोमेट आयन जो है, ये तो हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी यूज होता है। जैसे मैंने अगर इसमें Ag+ डाल दिया या AgNO3 डाल दिया, तो Ag2CrO4 का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट दे देगा। सर पीछे SO4 3 नेगेटिव नहीं था क्या? वो सेम है ना भाई, SO4 3 वही है करना तुम्हें। येलो पीपीटी, कैनरी येलो। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर मैं Pb2+ डाल दूंगा, PbCr4 का येलो पीपीटी। नोट कर लिया? एक मिनट। Ba+ भी डाल दोगे, Ba2+, BaCr4 का येलो पीपीटी। क्रोमेट आयन जनरली येलो ही होंगे, बस एक Hg2Cr4 और Ag2Cr4, ये दो ध्यान, रेडिश ब्राउन है, ये दोनों रेडिश ब्राउन है। लिख लिया सर। सबने लिख लिया है? चलो इसमें सर एक मैं स्ट्रॉन्शियम तुम्हें के साथ भी येलो ही आएगा। स्ट्रॉन्शियम के साथ भी येलो, हाँ। इसके साथ प्रेसिपिटेट कौन कौन देता है क्रोमेट के साथ, याद है कुछ क्या? कौन प्रेसिपिटेट देता है इसके साथ? यस सर, यही 5 देते हैं। कौन कौन से? क्रोमेट, क्रोध में आज होंगे सारे बाराती पागल, याद है कि नहीं ये जो नेमोनिक बताया था इसका? यस सर।
अब मैं ना इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट कराऊंगा किसी एक का, ताकि तुम्हें एक बार डेप्थ पता लगे। अभी हमने पढ़ लिया सारा, समझे ना। एनायंस के लिए टेस्ट हो गए हैं, इतना भी पढ़ के जाओगे ना तो मेंस तक के लिए सफिशिएंट है। मेंस तक के लिए इतना ही करोगे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नीट के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे जो रिएक्शन पढ़ेंगे ना वो कोर्स में है तुम्हारे, लेकिन कहीं ना किसी तरीके में आएंगे। मैं तुम्हें एक आयन का भी कंफर्मेटरी टेस्ट कराऊंगा, जैसे कार्बोनेट आयन का। एक बार नोट कर लो इसको जल्दी से। नोट कर लिया सबने ये? सर वेदांत, स्क्रीन उसी पे कुछ दिख नहीं रहा, इस वॉइस पर लिखा आपने। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक वेदांत पूरा नोट कर लिया ढंग से? यस सर मैंने कर लिया। कर लिया। चलो एक बार कार्बोनेट आयन पे, कार्बोनेट आयन का मैं कंफर्मेटरी, जैसे मैंने तो बताया ना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कुछ आयंस के मैं कंफर्मेटरी बताऊंगा। अब कंफर्मेटरी टेस्ट है, लास्ट टॉपिक है ये इसका। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट था, फिर सल्फाइड बाइसल्फाइड, सल्फाइड बाइसल्फाइड, और एसीटेट नाइट्राइट। याद आया? डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ Yes, sir. या डाइल्यूट HCl के साथ जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। अब मैं इसमें से किस एक का बताऊंगा सिर्फ तुम्हें, यानी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। मेनली हमें कार्बोनेट का ही पढ़ना होता है। मेनली हमें किसका पढ़ना होता है? कार्बोनेट का, सल्फाइड का। सल्फाइड का बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फाइड, ठीक ना। इसके बाद जैसे Cl माइनस का, Br माइनस का, I माइनस का इंपॉर्टेंट, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस का। तो अब एक बार नोट करेंगे जल्दी से। मैं तो बता रहा हूँ कार्बोनेट के लिए, देखो जितना हो पाता है कार्बोनेट के लिए उतना करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट, क्लियर? कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनेट, डिटेल में। कार्बोनेट के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इनके ऊपर ना हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट यानी अगर हम मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है। जैसे तुम्हारे दिमाग में मेटल कार्बोनेट आते ही क्या आएगा दिमाग में? CaCO3, है ना। यही सबसे कॉमन है जो सुना हुआ है। इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है ना। लेकिन अब एक चीज दिमाग में आएगी कि क्या सारे कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देंगे? बताओ सोच के। चलो देख लो, देखो बहुत ध्यान से ना। कार्बन आयन जो है, 11th वाले बच्चे बहुत ध्यान सुनेंगे, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब मैं कंफर्मेटरी करा रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला कि नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना। नीट के लिए जितना पढ़ा दिया पीछे उतना इंपॉर्टेंट है, सही ना। ये वाली रिएक्शन भी तुम्हारे कोर्स में ही है। अब मैं डिटेल में कह रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि कोर्स में नहीं है बिल्कुल। कैसे, मैं एक एग्जांपल लूंगा तो मैं कुछ समझ आ जाएगा, हाँ ये तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने बोला हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटल कार्बोनेट्स पर। अगर मैं कार्बोनेट को डिटेल में ले रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटल कार्बोनेट। मैंने तुम्हें बताया मेटल कार्बोनेट को जब हीट करेंगे, किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे, मेटल कार्बोनेट, जनरल फॉर्मूला कोई पूछेगा तो M पे चार्ज N+, CO3 2 नेगेटिव, क्रॉस करोगे M2CO3 हो लेना जाएगा, M2CO3 हो लेना जाएगा। मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड यानी M2ON, मेटल ऑक्साइड यानी M2ON, ये मिल जाएगा। और साथ में क्या मिल जाएगा? CO2 गैस। लेकिन यहाँ जो मेटल है ना, जो मेटल है यहाँ पे, वो क्या नहीं होना चाहिए? सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, वो नहीं होना चाहिए, तो नहीं मिलेगी रिएक्शन। तो उस केस में रिएक्शन नहीं। अब क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो सोडियम है, पोटेशियम है, ये बड़े आए, बड़े हैं कि छोटे हैं?
ये बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं सर। ये तो बहुत बड़े हैं ना, अल्कली मेटल के कटायन सबसे बड़े होते हैं, तो ये बहुत बड़े हैं, इसीलिए ये कार्बोनेट आयन को आसानी से संभाल लेंगे। CO3 2 नेगेटिव है ना, Na2CO3, ये कार्बोनेट आयन को आसानी से संभाल लेगा, ये हीट करने पर टूटेगा ही नहीं। हीट करने पर बस ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, सॉलिड है तो वेपर बन के उड़ जाएगा, या तो मतलब ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, टूटेगा नहीं ये। बात समझ नहीं, इसलिए मेटल ये नहीं होना चाहिए। मेटल ये नहीं होना चाहिए। अब इसमें ना यहाँ पे एक्चुअल में जो समझाने का तरीका है ना, वो पोलराइजिंग पावर के थ्रू है। Na+ की पोलराइजिंग पावर बहुत कम, Na+ की पोलराइजिंग पावर, छोटा कैटायन पोलराइजिंग पावर ज्यादा, बड़ा कैटायन पोलराइजिंग पावर कम। और पोलराइजिंग पावर कम तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा, हीट करने पर ये कार्बोनेट टूटेगा नहीं, सिर्फ अपनी स्टेट चेंज करेगा। अब इसको मैंने कैसे समझाया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कैसे बोला मैंने कि Na+, K+, Rb+, Cs+, ये बहुत बड़े आयन, बहुत बड़े आयन, तो बड़े एनायन को आसानी से संभाल लेंगे। लार्जर कैटायन स्टेबलाइजेस लार्जर एनायन, सही ना। जैसे मैंने तुमसे पूछा इन कार्बोनेट्स में सबसे स्टेबल कार्बोनेट किसका होगा, Na का, K का, Rb का कि Cs का? बताओ जरा, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आ गया अगर CS ऑब्जेक्टिव में आ का। गया। CS का 11th वाले बच्चे बोलेंगे CS का स्टेबल होगा कि नहीं? यस सर। कि नहीं, समझ आ गया? CS का क्या होगा, कैटायन स्टेबल। इसलिए ये चारों के कैटायन, इन चारों आयंस के कैटायन टूटते नहीं। Na2CO3 पे हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। लिथियम पे क्यों हो गया इफेक्ट? Li2CO3 जो है, इस पे हीटिंग इफेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि ये लिथियम इतना बड़ा नहीं है, तो कार्बोनेट आयन को संभाल नहीं पाएगा। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, कम। थर्मल स्टेबिलिटी यानी हीट करने पर ये टूट जाएगा। जैसे बेरिलियम कार्बोनेट है, बेरिलियम कार्बोनेट तो देखो, ये तो ना ऐसा है, अगर इसको तुम्हें बनाना है ना, तो इसको CO2 के एटमॉस्फेयर में रखना पड़ेगा। ये BeO+CO2 है, इसको तो रखना ही बी किस में रखना पड़ेगा, कार्बोनेट के ही मतलब इसके आसपास CO2 गैस होनी चाहिए। इट शुड बी कैप्टन, इट शुड बी कैप्टन एनवायरमेंट ऑफ CO2, ताकि ये एग्जिस्ट कर सके। और बाकी अब तो मैंने बता दिया, यहाँ पे जितने भी कार्बोनेट्स हैं, दे ऑल गिव CO2 एज वेल एज मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड और CO2 देंगे, कोई भी मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं उसके अंदर, तो मैं सीधा लूंगा Ag, हाँ जी पिला भाई वाली एकदम, Ag यानी Ag2CO3, और Hg, Hg2+ नहीं ले रहा मैं, HgCO3 ले रहा हूँ। और HgCO3 के साथ तो हमेशा क्या आएगा, HgO। मैं ये भी तुम्हें प्रूव करूंगा, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है, ध्यान रखना। फिर ये एक लिया CuCO3 डॉट CuO ट्वाइस, इसको हम मेलाचाइड भी कहते हैं। वर्डिग्रीज ग्रीन भी होता है, ग्रीन कलर का होता है ये, ग्रीन कलर का। जो कॉपर के ऊपर जंग लगती है ना, जो रस्टिंग होती है, वो ग्रीन कलर की होती है। CuCO3 डॉट CuO ट्वाइस, PbCO3 बेसिक लेड कार्बोनेट, व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का। नॉर्मल वाले मैंने लिया ही नहीं, जैसे CuCO3, FeCO3, ये मैं ले ही नहीं रहा। SrCO3, ये तो तुम्हें पता है, ये हीट करके क्या दे देंगे, SRO+CO2। FeCO3 सिडराइट कहते हैं इसको, FeO+CO2। CaCO3 हीट करेंगे तो क्या देगा, CaO+CO2। ये मैंने लिया ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट वाले लिए मैंने सिर्फ। Ag2CO3 ये क्या देगा हीट करने पर, मेटल ऑक्साइड और CO2। और ये पता ही है, सिल्वर बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, तो ये अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है। हल्का सा हीट और कर दिया ना इसको, तो Ag+half O2 दे देगा। HgCO3 डॉट HgO, HgCO3 डॉट HgO, ये भी क्या दे देगा हीट करने पर, HgO प्लस CO2 प्लस O2 भी देगा, हाफ O2। और ये भी बहुत कम रिएक्टिव है, प्लस हाफ O2 भी देगा। ये भी बहुत कम स्टेबल है, इसलिए हीट करेंगे तो Hg+half O2 और देगा, Hg+half O2 दे देगा। ये पहले देगा HgO प्लस, सॉरी इसी ये देगा HgCO3 है ना, ये HgO देगा प्लस CO2 देगा, HgO प्लस CO2। बाद में हीट करने पर ये Hg+half O2 दे देगा, Hg+half O2। और CCO3 डॉट CO क्या दे देगा हीट करने पर, रेडिश ब्राउन था ना HgCO3 वाला। HgCO3 वाला रेडिश ब्राउन पीपीटी था, ये ग्रीन कलर का पीपीटी है। CuO प्लस CO2 प्लस H2।
इसका ऑक्साइड स्टेबल है, इसका ऑक्साइड ब्लैक कलर का है, स्टेबल है। और पीबी बेसिक लेड कार्बोनेट जो व्हाइट कलर का है, हीट करने पर पीबीओ प्लस CO2 प्लस H2O दे देगा। पीबीओ प्लस CO2 प्लस H2O। पीबीओ रेड कलर का होता है, रेड कलर का। दो होते हैं वैसे, ये एक रेड होता है और एक येलो भी होता है, लिथार्ज कहते हैं इसको। तो अभी तुम अभी याद कर लो रेड कलर का पीबीओ। तो बस ये बता दिया मैंने हीटिंग इफेक्ट। पर ध्यान रखना कौन से हीट अप करके नहीं टूटते हैं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। बाकी इजी वाला पार्ट मैंने लिया ही नहीं इसके अंदर, है ना, इजी वाला पार्ट नहीं लिया है। कोई डाउट? किसको डाउट तो नहीं कोई? नहीं है सर। अच्छा, अब इसके बाद जो बाइकार्बोनेट में तो एक ही याद रख लो, बाइकार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट, सभी टूट जाते हैं बाइकार्बोनेट। जैसे NaHCO3 है, हीट किया इसको, क्या मिलता है? Na2CO3 प्लस, मतलब कार्बोनेट देंगे प्लस H2O प्लस CO। अब जैसे CaHCO3 होल ट्वाइस है, ये भी हीट करने पर क्या देता है? पहले देता है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, लेकिन इसको हम ज्यादा हीट कर देंगे इस प्रेसिपिटेट को, तो ये भी टूट जाएगा। बस कौन से वाले नहीं टूटेंगे? Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CS2CO3, ये नहीं टूटते, ये नहीं टूटते। याद रहेगा कि नहीं ये? यस सर। हाँ, तो बस इतना पार्ट याद कर लेना इसका जरूर कि, और जितने भी ना, ध्यान रखना, जितने भी सोडियम, ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, जो भी बाइकार्बोनेट होते हैं ना, जो बाइकार्बोनेट होते हैं HCO3 नेगेटिव, ये एग्जिस्ट करते हैं एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये, हमेशा एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बस किसको छोड़ करके? सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, ये सॉलिड और एक्वस फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। ये सॉलिड और एक्वस फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट, ये सॉलिड और एक्वस फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है विच कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस फॉर्म, तो ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। और NaHCO3 तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये याद कर लेना, इनकी सॉलिबिलिटी विचार में पड़ती है। अब ये समझाऊंगा ना बाद में, तो डिटेल में समझ आ जाएगा। NaHCO3 याद रखना, NaHCO3 बहुत स्टेबल, इसीलिए इससे सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर होता है हीट करने। ये सॉल्वेज प्रोसेस है जो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। अभी बस ध्यान रखना कि जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं, दे ऑल एग्जिस्ट इन एक्वस फॉर्म। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, इनके सॉलिड और एक्वस फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। NaHCO3 हाईली इनसॉल्युबल, इसलिए हीट करने पर Na2CO3 दे देता है। इसलिए हीट करने पर क्या क्या दे देता है? Na2CO3। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कराऊंगा डिटेल में इसको, अभी यहीं तक करना है तुम्हें। ये कार्बोनेट समझ आ गया यहाँ तक? आ गए सर। एक बार दोबारा जो करना है भी,